अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अरहम हुसैन और मेरे चैनल का नाम अल्फ़ा फ़िज़िक्स है। और आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, मैंने आपको जैसे आपको पता है कि अभी सेकंड ईयर जो पेपर हैं वो ख़त्म हुए हैं और इन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसलिए मैंने अब लास्ट पेपर आपका कौन सा है, फ़िज़िक्स का है। तो मैं आपको लाहौर बोर्ड के इंटरमीडिएट पार्ट 1 के 2019 के पास पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ फ़िज़िक्स के, ठीक है। तो इसके मेरे पास फर्स्ट MCQs के हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। और ये ग्रुप 1 का मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इंटरमीडिएट पार्ट 1 लाहौर बोर्ड 2019 का ग्रुप 1 का पेपर है। उसका पहला MCQs हमारे पास देख लें किस चैप्टर में से आया है। टोटल 11 चैप्टर है हमारे पास फिजिक्स से। पहला चैप्टर जो पहला MCQs है हमारे पास वो आया है चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम क्या है, मेजरमेंट। और उसमें टॉपिक कौन सा इसने चूज़ किया था, प्रीफिक्सेस का। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने भी प्रीफिक्सेस है ना इंपॉर्टेंट, बल्कि आप सारे याद कर लें, वो याद करेंगे आपका MCQs ये सॉल्व हो जाना था सिंपल। अब इसने इस MCQs के हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, हमने बच्चों रेशो निकालनी थी। क्या निकालनी थी, फाइंड आउट क्या करना था, रेशो निकालनी थी। ये की पॉइंट है हमारे पास। रेशो किसकी निकालनी है, 1 फेम्टोमीटर की, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 1 फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है। 1 फेम्टोमीटर की 2 किसके साथ निकालनी थी, 1 नैनोमीटर के साथ, ठीक है। 1 नैनोमीटर के साथ, ठीक है बच्चों, 1 नैनोमीटर के साथ। अब देखें रेशो क्या होती है हमारे पास, डिवीजन। 1 फेम्टोमीटर हमारे पास क्या होता है, 1 का 1 मैंने ऐसे ही डाल लिया। फेम्टो का मतलब क्या, 10⁻⁻15, ठीक है, -15, ठीक है। और 7 मीटर का मीटर ऐसे आ गया। अब 2 ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये न्यूमिनेटर में आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 1 का 1 ऐसे का ऐसे ही बच्चों। नैनो क्या होता है, 10⁻⁻9 होता है बच्चों, -9 होता है। और मीटर का मीटर ऐसे ही आ गया बच्चों, ठीक है। अब आपको पता है 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू -15। अब आपको ये पता होना चाहिए मीटर भी मीटर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपने सिर्फ मुझे इतना बताना है, इसका आंसर 10⁻⁻6 आएगा कि +6 आएगा। आपको पता है कि हमारे पास जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वो आता है। इसका आंसर फाइनलाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻⁻6। और आपने गलती से इधर मीटर नहीं डाल देना, क्योंकि हमारे पास ये रेशो है बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज़, जिसकी वजह से मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसकी हमारे पास स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। उसमें हमारे पास क्या कहता है, इसने हमें एक रिलेशन दिया हुआ है बच्चों। रिलेशन हमारे पास क्या है, रिलेशन इसने दिया है ड्रैग फोर्स का, FD ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ठीक है। और इसमें हमें कह रहा है कि हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, डायमेंशन। हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट किसकी, विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। और उसको इसने रिप्रेजेंट किया ईटा से। तो आपको बताता जाऊंगी हमारे पास जो MCQs आया है वो चैप्टर नंबर 6 में से आया है। और चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या था, फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। अब आपने डायमेंशन निकालनी है, सिंपल से आप देखें ये हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है ना वो बराबर है 6 पाई ईटा RV। अब आराम से सुने मेरी बात, आपको पता है इधर 6 पाई क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जो हमारे पास क्वांटिटी होती है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मैं सिंपल इसको इग्नोर कर सकता हूँ। मैं ड्रैग फोर्स को लिख सकता हूँ ईटा RV, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास हमने डायमेंशन किसकी निकालनी है, ईटा की। ईटा को सेपरेट कर लें, विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी है ना हमने, तो इसको हमने सेपरेट आउट कर लिया। तो ये आ जाएगा FD, नीचे आ जाएगा RV, ये न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। अब आप मुझे बताएं कि F, इसको सिंपल F ही एग्ज्यूम कर लें अभी आप, ठीक है। F मेरे पास किसके बराबर होता है, ma के बराबर, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। और R क्या होता है,
आर को किस में मेजर करते हैं, लेंथ है तो मीटर में मेजर करते हैं, सिंपल इज डैट। ये हमारे पास वी क्या है, वेलोसिटी, और उसके यूनिट क्या होते हैं बच्चों, उसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। अब आप ये देखें, सिंपल, ये अब आपने ये कंफ्यूज नहीं करना, ये हमारे पास है एम ए, तो एम ए की जगह मेरे पास क्या आएगा, ये है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या है, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे देख लें, ये हमारे पास लेंथ है मीटर, ठीक है, एम का एम, ये देखें, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसको मैं मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया, और पर सेकंड का ऐसे ये आ गया हमारे पास केजी, और ये 1 मीटर इस 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये मीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पर सेकंड है, इसकी पावर -1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +1, -2 +1। अब आप देखें, केजी पर मीटर पर सेकंड क्या होगी, इसकी डायमेंशन नहीं हुई। अब आपको पता है कि हमारे पास जो मास होता है, जो केजी होता है, उसको एम से रिप्लेस करते हैं, एम को एल से रिप्लेस करते हैं, इसकी पावर -1 ही, और एस को सेकंड को t -1 से रिप्लेस करते हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसकी डायमेंशन याद कर लें, एम एल -1 t -1। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं, और ये एमसीक्यूज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर के पास पेपर में देखेंगे फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज में हमारे पास कहता है इफ फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी, वो हमें इसने दी है 2i कैप + 4j कैप, और आपको पता है फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन, ठीक है बच्चों। और हमें आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका हमें इसने दिया 5i कैप + 2j कैप, और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, ये हमें इसने गिवन दिया, हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन, यानी हमने वर्क फाइंड आउट करना है, वर्क डन क्या होगा। अब आपको पता है कि हमारे पास ये एमसीक्यू एक्चुअली में आया हमारे पास चैप्टर नंबर 2 वेक्टर, ठीक है, वेक्टर में से आया। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपको पता है वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल, आई वाले कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 5 टू द क्या हो जाएगा 10, और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, वो भी 1 होता है, ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, वो भी 1 होता है। इसी तरह के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1 होता है। क्यों, cos 0 क्या होता है, 1 होता है बच्चों, cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि हमारे पास ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट के कैप क्या होता है हमारे पास 0, क्योंकि हमारे पास cos 90 डिग्री क्या होता है बच्चों 0, सिंपल इज डैट, ठीक है। ये 5 टू द क्या हो गया बच्चों 10 प्लस, अब ये देखें 4 टू द 8, सिंपल, आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि हमारे पास 10 में 8 प्लस किया 18, और ये न्यूटन मीटर ऐसे का ऐसे ही, तो वर्क क्या आ गया 18 न्यूटन मीटर या 18 जाउल, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जाउल के, किसके बराबर होता है, जाउल के, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आया, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से आया, वेक्टर में से। कहता है कि हमारे पास सम किसका 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस, कहता है सम ऑफ 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस। अब मैं इसने मुझे F1 फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी वो मुझे कितनी दी हुई है 8 न्यूटन बच्चों, और हमारे पास F2 क्या है, वो हमारे पास क्या दी हुई है 6 न्यूटन।
इसके दो मेथड है, मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट मेथड समझा देता हूँ। इसने मुझे क्या क्या है, आपने फाइंड आउट करना है द सम ऑफ टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। दो हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्सेस का सम फाइंड करना है। एक हमें फोर्स दिया है 1 न्यूटन, दूसरी फोर्स दी हुई है 6 न्यूटन। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है F1, ये हमारे पास क्या है बच्चों 8 न्यूटन, और दूसरी फोर्स इसके क्या है परपेंडिकुलर है। दूसरी फोर्स इसके क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब दूसरी फोर्स इसके परपेंडिकुलर है वो कितनी है, उसको मैं F2 कह देता हूँ, वो हमारे पास क्या बच्चों 6 न्यूटन, ठीक है। अब 6 न्यूटन है, ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, इनमें एंगल क्या होगा 90 डिग्री ऑब्वियसली। अब हमने फाइंड क्या करना है, ये फाइंड आउट करना बच्चों, सिंपल। ये आपको कह रहा है आपने ये फाइंड आउट करके देना, ये इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। गेट इन माई पॉइंट। अब हमने क्या करना है बच्चों, सिंपल ये करना है, लेकिन अब इसमें क्या यूज़ होगा आपको पता है कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है। क्योंकि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, एक एंगल क्या है 90 डिग्री, बाकी दो एंगल क्या होंगे, ये भी एंगल क्या होगा 45 डिग्री, ये भी एंगल क्या होगा बच्चों 45 डिग्री। और ट्रायंगल में एंगल का 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको हम क्या इधर अप्लाई करेंगे, पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो हमें क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए हमारे पास बेस क्या है, तो मेरे पास r जो हमारे पास वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, मैं इधर ना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। बेस हमारे पास क्या बच्चों 8, इसका स्क्वायर कर लूँगा, और आल्टीट्यूड हमारे पास क्या 6, इसका स्क्वायर कर लूँगा, तो हमारे पास 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और ये क्या होता है 6 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो हमारे पास सम ऑफ टू फोर्सेस क्या आ गया 10। अब क्या आएगा 10 न्यूटन, ठीक है। अब इसको आप एक और मेथड से कर सकते थे, और हमारे पास मेथड क्या है, आपने एक सिर्फ फार्मूला याद रखना है, जो रिजल्टेंट होता है ना वो इक्वल होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट इसका F1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस F2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब इधर थीटा क्या है बच्चों हमारे पास 90 डिग्री है, तो मैं r वेक्टर को बराबर लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट F1 मेरे पास क्या था बच्चों 8 न्यूटन, 8 का स्क्वायर, F2 क्या मेरे पास 6 का स्क्वायर, और 2 इधर 8 इंटू 6, और कॉज आपको पता है कॉज 90 डिग्री क्या होता है बच्चों 0। जब ये हमारे पास क्या होगा बच्चों कोस 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, आपने खुद मुझे बताना है कोस 90 डिग्री क्या होता है 0। जब ये 0 होगा तो जब ये 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा मतलब ये पूरी चीज़ खत्म हो जाएगी। 0 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको भी 0 कर देता है। तो हमारे पास सिंपल जो r है वो किसके बराबर आ जाएगा, वही फिर दोबारा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, तो ये 100 बन जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। ये आपको कह सकता है दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे। वो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज की हमारे पास स्टेटमेंट है, उसमें क्या कहते हैं हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कहते हैं हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड जो कवर्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमने ये बच्चों फाइंड आउट करना है। एक बॉडी है वो फ्रीली फॉल करी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टाइम हमें दिया बच्चों 2 सेकंड, ठीक है। और हमारे पास
उसने क्या है, जब इसकी व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, ठीक है, इज़ ज़ीरो मीटर पर सेकंड। तो अब आप बताएं, हमारे पास ये चैप्टर नंबर 3 फोर्स वाले चैप्टर में से आया। तो अब आप देख लें कि सबसे पहले हमने आपको अब पता होना चाहिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है इस डाटा को ऑब्जर्व करते हुए। तो आपको पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2 ही इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, सेकंड या थर्ड। अब हमारे पास क्योंकि टाइम का फैक्टर दिया हुआ है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे पास टाइम का फैक्टर आता है, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। S = VIT प्लस हाफ। अब ये फ्रीली फॉल कर रही है तो हमारे पास GT² हो जाएगा। अगर हमारे पास फ्रीली फॉल नहीं कर रही होती तो AT² हो जाना था, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम का फैक्टर नहीं होता, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। जब मैं इधर 0 पुट करूँगा तो ये 0 जब टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्वांटिटी इधर से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल S = हाफ GT²। अब आप पूछेंगे सर आपने G के साथ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया? बच्चों ये देखो, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मिसाल के तौर पर ये कोई हमारे पास एक बॉडी है वो नीचे फॉल कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या नीचे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की डायरेक्शन भी क्या नीचे। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो हमारे पास G के साथ पॉजिटिव साइन आता। अगर मैं कहता कि मैंने इस बॉडी को ऊपर फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो होगी ऊपर, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो तो नीचे है। अब ये एंटी पैरेलल हैं तो उस केस में हमारे पास इधर नेगेटिव साइन आना था। सिंपल, अब हम इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाफ G की जगह मैं क्या पुट करूँगा, मैं अपने जो ऑप्शन है उनको देखते हुए मुझे पता चल रहा था हमारे पास इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू G की पुट की है 9.8, और हमारे पास इधर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 2 × 2 2 2 4, ये जब हमारे पास 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9.6 मीटर। तो डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगी 9.6 मीटर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है। अब आप देख लें कि उसने हर कोई MCQs न्यूमेरिकल दिया और इसी वजह से ये पेपर थोड़ा टफ था। अब जाके एक उसने थ्योरेटिकल MCQs दिया है, चैप्टर नंबर उसकी स्टेटमेंट ऐसी है। नेक्स्ट MCQ उसकी दी वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज, मैंने आपको वैल्यू बतानी है किसकी बच्चों, मैंने आपको वैल्यू बतानी है सोलर कांस्टेंट की। सोलर कांस्टेंट ये हमारे पास MCQs कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 4 वर्क वाले में से, ठीक है। तो आपको सिंपल आपने वैल्यू याद रखनी है, जब वो कितनी होती है बच्चों 1.4 बच्चों। अब इधर आना है किलो, इधर आना है वाट, इधर आना है पर मीटर स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में कोई ऐसी ऑप्शन आपको नहीं गिवन। आपने सिंपल क्या करना है, घबराना नहीं है। आपको पता है कि किलो किसके बराबर होता है 1.4, आपने ऐसे का ऐसे डाल देना, किलो की जगह आपने लिख देना 10⁻3, इधर वाट का वाट ऐसे ही, पर मीटर स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही बच्चों, ठीक सिंपल। अब आपने क्या करना बच्चों, आपको पता है जब पॉइंट इधर से इधर मूव करता है, तो जब मैं पॉइंट को इधर से इधर मूव करता हूँ यहाँ से यहाँ, तो आपको पता है एक हमारे पास 10⁻⁻1। जब पॉइंट इधर से इधर मूव करता है ना तो 10 की पावर माइनस में कुछ आती है, मैंने इधर -1 लिख दिया और मल्टीप्लाई 10⁻3 का 3 ऐसे। अब आपको पता है बेसिस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 14 का 14 ऐसे ही। हमारे पास इधर 10⁻2 आएगी तो 2 0 मैंने लगा दी, और ये वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 MCQs हमारे पास हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs की स्टेटमेंट है। अब वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है, सर्कुलर मोशन, और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट ईयर का। लेकिन टेंशन ना लें, हमने क्या बताना है, इसको रिलेशन बताना है बच्चों। क्या बताना है बच्चों, हमने इसको रिलेशन बताना है। किसके दरमियान रिलेशन बताना है, बिटवीन डिस्क। अब डिस्क को हम एक और नाम दे सकते हैं सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। उसकी स्पीड के दरमियान रिलेशन, उसकी स्पीड के दरमियान रिलेशन, और एंड, और होप को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, होप को हम क्या कह सकते हैं, रिंग, रिंग, ठीक है, शादी वाली रिंग, ठीक है। और उसकी स्पीड के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। कहते हैं हमने रिलेशन बताना है डिस्क या जो सिलेंडर होता है, ठीक है, डिस्क या जो सिलेंडर होता है उसकी स्पीड
और हुप या जो रिंग होती है उसकी स्पीड के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास एमसीक्यूज आया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसी हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसी काइनेटिक एनर्जी है जो हमारे पास बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू स्पिन मोशन, स्पिनिंग मोशन की वजह से। तो आपको पता है कि हमारे पास ये कुछ आप सपोज कर लें एक इनक्लाइंड प्लेन है कुछ, ठीक है, इनक्लाइंड प्लेन है, ऊपर से हमारे पास एक सिलेंडर भी आ रहा है जनाब, ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। आपको पता है सिलेंडर क्या है हमारे पास, या डिस्क क्या है, एक मतलब कि अंदर से वो खोखला नहीं होता, जबकि रिंग जो होती है हमारे पास वो अंदर से क्या होती है, खोखली, ठीक है, या होप, ठीक है। अब आपने बताना कि हमारे पास फाइंड आउट करते हैं इसको। आपको पता है कि हमारे पास डिस्क के लिए जो स्पीड होती है उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट 4 नीचे आता है 3GH। जबकि हमारे पास जो हुप होती है बच्चों, हुप के लिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट GH। फार्मूले आपने याद करने हैं, ठीक है। अब आप देखें, ऑब्जर्व करें, रिलेशन पूछा है, यानी कि जो V डिस्क है बच्चों हमारे पास इज इक्वल टू, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखें ज़रा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ऐसे ही 4/3, मैंने स्क्वायर रूट सेपरेट आउट किया सिर्फ, ठीक है। 4/3 ऐसे का ऐसे रहने दिया, GH ऐसे का ऐसे रहने दिया। ये हमारे पास V हुप नहीं है, कहीं पुट कर देते हैं, V डिस्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 क्या होता है हमारे पास 2, नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और इधर क्या आएगा V होप बच्चों। यानी जो हमारे पास जो डिस्क या सिलेंडर की स्पीड होती है इंक्लाइंड प्लेन पे बॉटम पे आते हुए वो कितने टाइम ज़्यादा होती है, 2/√3 टाइम ज़्यादा होती है किसकी स्पीड से, हुप की स्पीड से, ठीक है। तो आप ये देखें एमसीक्यूज हमारे पास पास पेपर में, प्रीवियस पास पेपर में फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है, और ये दो फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसी तरह मैं आपको सजेशन दूंगा कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिफरेंट बॉडीज के, सिलेंडर क्या है, हुप क्या है, डिस्क क्या है और स्फीयर क्या है, वो भी याद कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ टॉपिक है वहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही आसान है। फर्स्ट एमसीक्यू मैंने देखा जो इस पेपर में आसान है वो क्या पूछा था, उसने चैप्टर नंबर 5 में से पूछा सर्कुलर मोशन। कहता है आपने बताना 2 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे। आपको पता है कि हमारे पास जब कभी एक बॉडी एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करती है, तो हमारे पास वो कितने रेवोल्यूशन मूव करती है, 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। और आपको पता है 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। अभी ये 2 रेवोल्यूशन पूछ रहा है, यानी 2 रेवोल्यूशन में बच्चों, 2 रेवोल्यूशन में वो क्या 2 × 360 डिग्री, 2 × इधर मैं आपको पता है कि हमारे पास जो 2 पाई होता है रेडियन वो बराबर होता है 360 डिग्री के। अब मैंने 2 रेवोल्यूशन फाइंड करना है, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ सिर्फ 2 पाई, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पाई, यानी सिंपल उसने क्या है हमारे पास एक रेवोल्यूशन में कितने होते हैं 360 डिग्री। तो आपको पता है 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अब आपने 2 रेवोल्यूशन फाइंड करना है, 2 रेवोल्यूशन किसके बराबर होंगे, 2 × 360 डिग्री। आप 360 डिग्री की जगह 2 पाई रेडियन पुट कर दें, ठीक है। मैंने 2 पाई रेडियन पुट कर दिया, तो 2 पाई को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई रेडियन, यानी 2 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, वो भी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में से आया फ्लूइड डायनामिक्स। उसमें कहता है टर्मिनल वेलोसिटी, क्या कहता है टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मैं आपको क्या पूछना चाह रहा है, कंसेप्ट दे देता हूँ, थोड़ा सा टाइम वैसे कम है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब हमारे पास जब कभी एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ड्रैग फोर्स हमेशा अपवर्ड होती है, ठीक है। ड्रैग फोर्स उसके वेट के इक्वल आ जाती है ना, उस टाइम नेट फोर्स उस बॉडी पे क्या हो जाती है 0, नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाता है 0। मैं लिख देता हूँ, नेट फोर्स क्या हो जाती है बच्चों 0 न्यूटन। जो नेट एक्सेलरेशन होता है
वो भी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और बॉडी अटेन कर लेती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम एक और नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जब तक भी ड्रैग फोर्स उस बॉडी के वेट के बराबर आ जाती है, यानी कि हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होती है वो वेट के बराबर आ जाती है, उस टाइम नेट फोर्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उस टाइम जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो अटेन करती है उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इधर उन्होंने पूछा कि हमारे पास दो फार्मूले हैं टर्मिनल वेलोसिटी से। एक हमारे पास फार्मूला आपको पता होगा, इधर से मैं आपको रिलेशन फाइंड आउट कर देता हूँ कि हमारे पास वी टर्मिनल इज इक्वल टू, ये देखें वेट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, W इज इक्वल टू mg और 6 पाई ईटा r। ठीक है, अब आप देखेंगे इधर कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर या ऑफ बॉडी। ठीक है, लेकिन आपको पता है एक और फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, वो क्या भाई, वो हमारे पास फार्मूला है 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। सर कहेंगे इधर तो टर्मिनल वेलोसिटी, इधर तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस के स्क्वायर के। दो फार्मूले हैं हमारे पास। एक फार्मूले में वो कहता है वो टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन है रेडियस के, दूसरे फार्मूले में कहता है कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस के स्क्वायर के। अब हम किसकी बात माने, अब जो हमारे पास इसका आंसर है ना, इस एमसीक्यू का आंसर, जब कभी वो आपको कहेगा ना, जब कभी वो आपको कहेगा हमारे पास ये क्या रो क्या होती है, डेंसिटी। अगर वो कह देगा ना कि रो डेंसिटी हमारे पास क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो आपको पता 2 तो वैसे हमारे पास न्यूमेरिकल एक कांस्टेंट है, 9 भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रेडियस के स्क्वायर से। लेकिन जब कभी आपको वो कहेगा कि हमारे पास ये मास, उस स्फीयर का मास क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। मास जब कहेगा ना कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। 6 पाई क्या एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ईटा भी क्या न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, विस्कोसिटी है किसकी, उस एयर की जिसमें वो, उस मीडियम की जिसमें ये बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, इधर क्या हमारे पास बच्चों एयर है, और आपको पता है आर वेरी हो सकता है। ठीक है, इधर हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया आर से। अदर कहेगा मास कांस्टेंट है तो टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेडियस। अदर कहेगा डेंसिटी कांस्टेंट है तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेडियस ऑफ स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। नाइन एमसीक्यूज हमारे पास हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास कहता है कि हमने यूनिट बताने हैं बच्चों, यूनिट किसके यूनिट बताने हैं बच्चों, ऑफ 1/2 रो वी स्क्वायर बर्नौली इक्वेशन, इन बर्नौली इक्वेशन, इन बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, ये सेम है एज डैट ऑफ। अब आपने बताना कि हमारे पास बर्नौली इक्वेशन पहले लिखते हैं बच्चों, टेंशन नहीं लेनी। उसने क्या बर्नौली इक्वेशन, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में से एमसीक्यूज आया। अब तक आप देखेंगे पहले भी इसका ही एमसीक्यूज क्या है, दूसरा एमसीक्यूज आ चुका है। इसका मतलब फ्लूइड डायनामिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम बर्नौली इक्वेशन लिख देते हैं, सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, P, ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक प्रेशर। जब मैं लिख देता हूँ स्टैटिक प्रेशर प्लस हाफ, इधर आ जाना रो वी स्क्वायर प्लस रो एम जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर आप कहेंगे सर ये मुझे किनेटिक एनर्जी लग रही है, बस आप क्या करें, ये मुझे किनेटिक एनर्जी लग रही है, बस आप क्या करें, ये रो की जगह ना एम लिख दें। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये किनेटिक एनर्जी की शेप लग रही है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, एम की जगह रो आ रहा है। तो हमने इसको क्या कहना है, इसीलिए आज से किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आप देखें किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mv²। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं बच्चों, आप बताएं मुझे डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। तो आप ये देखें ना बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये किनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमारे पास इसको क्या बना देगा, हाफ रो वी स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या है, किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है,
अब हमारे पास रो mg, ठीक है, या आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ लग रही है उस टाइप की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mgh। तो जब आप इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या बन जाएगा, ये रो नहीं बन जाएगी, डेंसिटी बन जाएगी रो जी एच, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप बताएं, फोर्स में फोर्स ऐड होती है, एरिया में एरिया ऐड होता है, लेंथ में लेंथ ऐड होती है, इसी तरह ये स्टैटिक प्रेशर है, ये किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये तीनों ऐड हो रहे हैं बच्चों, ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों ऐड हो रहे हैं तो ये सेम क्वांटिटीज़ होंगी, क्योंकि हमेशा सेम क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं। तो इसका मतलब इसके भी यूनिट प्रेशर के इक्वल होंगे, इसके भी यूनिट प्रेशर के इक्वल होंगे, इसके भी यूनिट, ये तो है स्टैटिक प्रेशर, इसके भी यूनिट प्रेशर के इक्वल होंगे। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, प्रेशर। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की हमारे पास स्टेटमेंट है, एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 7 सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन में से आया। तो हमारे पास क्या कहता है, हमें बेस यूनिट बताने हैं, बेस यूनिट्स बताने हैं हमने बच्चों, बेस यूनिट्स बताने हैं किसके, स्प्रिंग कांस्टेंट के बच्चों। सिंपल, सबसे सिंपल एमसीक्यूज अब आया बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है क्या, आपको एक फार्मूला बस याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। दरवाज़ा इसलिए ईंट रखी होगी। तो आपने क्या करना है बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट आपने करना है एफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है हमारे पास, इज इक्वल टू -kx, ठीक है। अब आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास देता हूँ आपको कैसे होती है हमारे पास। ये हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है बच्चों, कुछ भी, ये हमारे पास क्या है, मास स्प्रिंग सिस्टम। अब आपको पता है कि इसको मैंने अगर इस तरफ किया, इसको मैंने इस तरफ डिस्प्लेस किया बच्चों, ठीक है, इस तरफ इसको मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया, इसको इस तरफ मूव किया, ये मेरे पास मास है। तो आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स इसकी मीन पोजीशन की जानिब लगेगी। तो हमारे पास दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इधर मैंने नेगेटिव साइन लगाया। अब आप इसको इग्नोर कर दे रहे नेगेटिव साइन को, F इज इक्वल टू के एक्स। तो हमने किसके बेस यूनिट का मतलब बताता हूँ मैं अभी आपको, K किसके बराबर आ जाएगा, K इज इक्वल टू F ओवर X। तो आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, और X क्या होता है, मीटर, और इनको आपस में काट नहीं देना, ये मास है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आ जाएगा मेरे पास मीटर। हाँ, अब आप काट सकते हैं मीटर को मीटर से, इधर नहीं काट सकते थे, ये हमारे पास मीटर है और ये हमारे पास मैस है बच्चों, मैस है, कैसे काटोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसके बेस यूनिट आ जाएंगे बच्चों kg पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, डेल्टा इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने मूव ऑन करते हैं। हमारे पास अगला एमसीक्यू आया चैप्टर नंबर 8 वेव्स में से, ठीक है। उसमें कहता है हमने साउंड की स्पीड बतानी है, साउंड वेव की क्या बतानी है बच्चों, स्पीड बतानी है। अब आपको पता है साउंड किस टाइप की वेव है, मैकेनिकल वेव, यानी इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम ज़रूरी होता है, रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की, ठीक है। और ये बताओ ट्रांसफ़र वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है हमारे पास बच्चों, ये कंप्रेक्शन है, साउंड वेव ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव और इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेक्शन। इधर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, कंप्रेक्शन, जहाँ लाइनें आपस में नैरो हैं, पास हैं, और इसको कहते हैं रियरफैक्शन, जहाँ लाइनें आपस में से दूर हैं, रियरफैक्शन, ठीक है। अब उसने पूछा क्या था, द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर। उसने बता भी दिया ये मैकेनिकल वेव है, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों। ये छोटी छोटी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे एमसीक्यू इसी छोटे छोटे कंसेप्ट पे आने हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। लेकिन